जय हिंद साथियों, आपका हमारा चैनल ड्रीम तक पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, जो कि आने वाले आपके हर तरह के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वह एग्ज़ाम या तो आपका स्टेट का हो या फिर सेंट्रल का, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए। आज आपको हम कंप्यूटर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव माध्यम और थ्योरी माध्यम दोनों टाइप से बताएंगे, ताकि आपका हर एक कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। इससे आपको डीसीए का भी जानकारी मिल जाएगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जानकारी मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि कुछ चैप्टर रखा गया है कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है, इसमें लगभग सारे चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, पहला चैप्टर आपका कंप्यूटर विकास, दूसरा है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस, तीसरा है प्रिंटर, चौथा है मेमोरी, पांचवा है प्रोग्रामिंग भाषा, छठा है आपका हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, सातवां है इंटरनेट, आठवां है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, नौवां है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दसवां है इन सब से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या विंडोज़ है, उसमें जो कुछ शॉर्टकट की होता है उसको इंक्लूड किया गया है 10वें चैप्टर में। ठीक है, तो मेन रूप से आपका 9 चैप्टर है। तो आज के इस सेशन में हम 4 चैप्टर का एनालाइज करेंगे, जिसमें कि 4 चैप्टर के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, बाकी का जो 4 चैप्टर है उसका हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो लेकर आएंगे। ये 9 नंबर का जो और 10 नंबर का जो चैप्टर है ये इसका नेक्स्ट पार्ट में आएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डाटा बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस ये सभी पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें बड़ी है, तो इसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम इसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के सेशन में 4 चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा, तो आप जानेंगे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की ओर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सेशन आपके लिए नोटिफिकेशन बनकर आए, जो कि आप पूरा वीडियो देख पाएँ। तो इसमें पहला चैप्टर में है आपका कंप्यूटर विकास। ठीक है, तो पहले हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा ग्रहण करता है तथा इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। ठीक है, इसे हिंदी में संगणक कहा जाता है। तो कंप्यूटर तो आप जानते होंगे कि कंप्यूटर क्या है। यहाँ पे देखिए कुछ स्टैंडर्ड परिभाषा लिखा गया है, जिसमें कि सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लिखा गया है। तो ये वर्ड आपको थोड़ा अजीब ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, तो ये जब चैप्टर हम आपका अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, देखिए ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, और यहाँ प्रोग्रामिंग भाषाएं। यहाँ पे आप हर तरह का जो टेक्निकल वर्ड जानेंगे। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या है, सॉफ्टवेयर का क्या आवश्यकता पड़ता है, सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसी तरह प्रोग्राम के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानते हैं और आगे हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, प्रोग्राम होता है कि कोई भी चीज़ को क्रियान्वित करता है। ठीक है, जो इनपुट हम डालेंगे कंप्यूटर क्या करता है, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करके आउटपुट बना के ट्रांसफ़र करता है, तो वो हो जाता है प्रोग्राम। ठीक है, सॉफ्टवेयर जैसे जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं या सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में पहले से दिया रहता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसके माध्यम से इनपुट को जो है आउटपुट में बदलता है। ठीक है, तो आगे हम और भी चीज़ें सीखेंगे। तो अभी हम थोड़ा संक्षिप्त में जानें, आपको हम थ्योरी बेस्ड सारा चीज़ें सिखाएंगे, तो इससे आपका डीसीए भी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जान पाएंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में दिया गया आपका डाटा। तो डाटा के बारे में जानेंगे कि डाटा क्या है। डाटा एक अव्यवस्थित आंकड़ा है। ठीक है, इसमें जो है 0 से 9 तक का कोई भी अंक का प्रयोग करते हैं और अल्फ़ाबेट का अंक का प्रयोग होता है। अल्फ़ाबेट मतलब आप समझते ही होंगे, ABCD से जेड तक, चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो। ठीक है, और चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो है इनपुट डाटा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, जो डाटा आप पहले डालें कंप्यूटर में, अब उससे संबंधित जो आपको रिजल्ट मिलेगा वही होता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है व्यवस्थित डाटा का प्रोसेस होने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। ठीक है, इसे आउटपुट डाटा भी कहा जाता है। ठीक है, आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब आगे देखेंगे। अब देखिए इनसे संबंधित क्वेश्चन आ गया है, अब क्वेश्चन को जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। देखिए चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। अभी जस्ट परिभाषा में भी आप देखे थे, तो इसका राइट आंसर हो गया चिन्ह व संख्यात्मक मान। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, ईडीपी क्या है। तो हम ईडीपी के बारे में समझते हैं कि ईडीपी क्या है। तो पहले हम समझते हैं कि डीपी क्या है, उसके बाद आप ईडीपी आराम से समझ जाएंगे। देखिए डीपी क्या है ये समझते हैं। डीपी का मतलब हो गया डाटा प्रोसेसिंग। मतलब क्या, अगर जनरल भाषा में हम लोग देखें तो जो भी काम हम लोग करते हैं हाथ से करते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग को कह दिया जाए कि एक घर बनाएं, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ईंट लाएंगे, बालू लाएंगे, सीमेंट लाएंगे, इसके साथ साथ जो भी मटेरियल है वो अपना लाएंगे। उसके बाद आप एक बड़े सा घर बनाएंगे, या जो भी जिस आकार में बनाना हो बनाएंगे। ये सारी प्रक्रिया हम किस रूप से में किए, हाथ से किए। ठीक है, मैनुअली किए। तो जो काम हम मैनुअली कर रहे थे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, जो काम मैनुअली होता है उसको हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। जब यही काम कंप्यूटर करेगा तो उसको क्या कहेंगे, ईडीपी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो जो काम पहले हम लोग हाथ से किया करते थे, ठीक है, उसको हस्तचालित भी कहते हैं, तो उसी को डीपी का भी नाम दिया गया है, मतलब डाटा प्रोसेसिंग। क्योंकि अब टेक्निकल हम लोग पढ़ने लगे हैं तो इसलिए इसका नाम डाटा प्रोसेसिंग बोलेंगे। और जब ईडीपी पूछा जाएगा आपसे तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग बोलेंगे। समझ गए। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया आपका एएलयू का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया कंपेयर क्या है। तो एएलयू का अरिथमेटिक कार्य, देखिए एएलयू में होता क्या है, प्लस माइनस, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, ये सभी चिन्ह का जो है प्रयोग होता है अंक गणित में। ठीक है, तो इसी को जो एग्जीक्यूट करता है उसको हम करते हैं कंपेयर। मतलब जैसे हम कुछ भी डाटा फिट करते हैं लैपटॉप में चाहे कंप्यूटर में, जैसे 2+2, तो यहाँ पे 4 जो हमारा रिजल्ट आता है, ये जो प्लस का प्रक्रिया क्या ये कौन करेगा, कंपेयर करेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, कंपेयर। और इसमें जो काम होगा वो एएलयू के अंतर्गत होता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका प्रोसेस। नेक्स्ट ये सभी चीज़ें आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा। प्रोसेस क्या है, प्रोसेसर क्या है, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामर क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको हम सिखाएंगे। क्योंकि आपको हमको डीसीए तक भी सिखा देना है इसी माध्यम से। वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको हर एक चीज़ की जानकारी होगी। आप कभी भी इन सब चीज़ों से कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप नहीं कुछ जानते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम बहुत कुछ जानते हैं। तो आप ज़रूर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस वजह से ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि सारे कंटेंट जमा करने में वक्त तो लगता है। ठीक है, ये तो आप भी समझते होंगे। तो ये नेक्स्ट सवाल में बोला है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन स्थापित करता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, राइट आंसर है आपका कंट्रोल यूनिट। ये देखिए कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आप ये कंप्यूटर है, इसमें मान लिया इनपुट डाटा डाले आप कुछ भी, यहाँ पर समथिंग कुछ भी, और ये आपका रिजल्ट दिया आउटपुट में। तो इस जो कंप्यूटर में है आप जो इनपुट डाले हैं तो उसकी सारी प्रक्रिया में जो कंट्रोल करेगा, जो चीज़ें कंट्रोल करती है, जैसे इसमें सीपीयू लगा होता है, मेमोरी लगा होता है, और भी बहुत सारा चीज़ें, ट्रांजिस्टर वगैरह होता है, आईसी वगैरह, तो वो सभी चीज़ें जैसे मदरबोर्ड होती है, तो ये सभी चीज़ें जो है कंट्रोल ये करती है कि ये सारी जो प्रक्रिया इनपुट डाली गई है उसको उसी माध्यम से, मतलब बिना किसी गलती के आउटपुट में वैल्यू दिया जाए। तो इसका जो कंट्रोलिंग करता है उसको क्या कहेंगे, कंट्रोल यूनिट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर सवाल में बोला है एएलयू का प्रयोग कंप्यूटर के किस संदर्भ में किया जाता है। तभी जस्ट ऊपर बताए थे, तो लिखिए देखिए यहाँ पे आंसर होगा अंकगणितीय गणना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है,
नेक्स्ट 8 नंबर सवाल में बोला गया आपका गीगो शब्द किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है एक्यूरेसी से। इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब समझिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट का क्या कहना है। इसका कहना है कि जितना हम इनपुट डाले हैं, ठीक है, उसी से संबंधित आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना इधर का मान है उसी के हिसाब से इधर भी होना चाहिए, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के सिद्धांत पे जो है एटीएम काम करता है। ठीक है, एटीएम में यदि आप 5,000 रुपये इनपुट डाले हैं, ठीक है, तो आपको 5,000 रुपया ही एटीएम बाहर निकाल के देगा। ऐसा नहीं है कि आप 5,000 डालें और एटीएम जो आपको 10,000 निकाल के दे दिया हो। ठीक है, यदि कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो एरर होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है, वो कोई टेक्निकल फॉल्ट के वजह से होता है। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे कि गीगो क्या है, कि जिस हिसाब से इनपुट डाला गया एटीएम उसी हिसाब से इन्होंने मनी को बाहर किया। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जैसा डाला जाए वैसा बाहर आए और थोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए। तो इसी से संबंधित मतलब गीगो से ही आज जो है एटीएम का सही रूप से काम करना विकास हो पाया, जिसके कारण बिना गार्ड का भी एटीएम सही रूप से संचालित हो जाता है। ठीक है, चाहे वो नोट किसी भी टाइप का हो, आप जो भी इनपुट डालेंगे उसी को रीड करके वो बाहर करेगा। ये चीज़ समझ गए। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका पास्कल कैलकुलेटर या उसी का नाम है पास्कलाइन, बोला कब बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 1645 ईस्वी में बना है और बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है आपका ब्लेज पास्कल। और इसमें जो है 2 तरह का काम होता था, एक प्लस और एक माइनस, मतलब एडिंग और सब्ट्रैक्शन का काम होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। इसमें बोला गया है प्रथम प्रोग्रामर तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कार किसे कहा जाता है? सही उत्तर है आपका अगस्ता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोग्रामर एक वर्ड आया है और बाइनरी प्रणाली है। ये सभी चीज़ें भी आपको हम नेक्स्ट चैप्टर में समझा देंगे। ठीक है, तत्कालिक के लिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर तीनों पार्ट आप देख लीजिएगा, आपका पूरा कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बोला गया है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है एनियक, जो कि 1942 ईस्वी में बना और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। नेक्स्ट इसमें बोला है एनियक बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो जे प्रॉस्पर ई कर्ट और शॉन मुकली, ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने एनियक कंप्यूटर बनाया। ठीक है, ये आसान सवाल है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सीपीयू। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया है कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका पेरिफेरल डिवाइस क्या है? पहले हम समझ लेते हैं कि पेरिफेरल डिवाइस होता क्या है, उसके बाद आंसर पे चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कंप्यूटर है। ठीक है, इस कंप्यूटर के साथ आप क्या क्या जोड़ते हैं? कीबोर्ड जोड़ते हैं, माउस जोड़ते हैं, अन्य कोई भी चीज़ जैसे जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कूलिंग पैड वगैरह जोड़ते हैं, या लाइट पेन जोड़ते हैं, या वेब कैम जोड़ते हैं, या जो कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ते हैं जो आपके काम के लिए सहायता देता है, या फिर टच पैड जोड़ते हैं जिससे हम लिख रहे हैं, या आप भी जानते होंगे टच पैड क्या होता है, जो पढ़ाने के काम में आता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, कंप्यूटर से अलग जुड़ी हुई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपके काम के लिए सहयोग करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सभी चीज़ें सबके लिए ज़रूरत है, बल्कि हो सकता है आप ना पढ़ाएँ तो टच पैड का ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, किसी को ज़रूरत पड़ रहा है, तो ये सभी जो एक्स्ट्रा पार्टें होती हैं उसको हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल डिवाइस कहेंगे। तो यहाँ पे 2 पेरिफेरल डिवाइस का नाम लिखा गया है, कीबोर्ड माउस। इसी तरह से और भी हो जाएगा आपका, जैसे टच पैड हो गया, लाइट पेन हो गया, गेमिंग खेलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगाते हैं एक्स्ट्रा, तो वो हो गया आपका पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, जैसे मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा अगर पेन ड्राइव के रूप में लगा रहे हैं तो वो भी हो गया आपका क्या, पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, तो आप ये चीज़ें समझिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में।
देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में बोला है आज के कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप किसने बनाया। ठीक है, प्रोटोटाइप का अर्थ होता है प्रथम नमूना, ये एक अंग्रेजी वर्ड है प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रथम नमूना मतलब जैसा अभी हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर देख रहे हैं, इसी के जैसा जो सबसे पहली बार जब बना होगा उसी को कहते हैं क्या, प्रोटोटाइप। ठीक है, इसको बनाने वाला कौन है, एच आइकॉन। ठीक है, एच आइकॉन। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है प्रथम कंप्यूटर प्रोटोटाइप का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है मार्क 1। जब प्रोटोटाइप पहला बना था तो उसका नाम क्या मिला था, मार्क 1। ये सभी चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। सारे के सारे सवाल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आप देखेंगे बहुत ऐसा सवाल है जो कि अभी हाईकोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इससे सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसमें देखिए 20 नंबर सवाल में पहला व्यावसायिक कंप्यूटर का क्या नाम था, तो यूनिवैक फेस्ट था। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण बताना है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में 3 तरह का कंप्यूटर आता है, तीनों को आप याद रखेंगे, एनियक, यूनिवैक, मार्क 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल क्या था, मतलब कब से कब तक के टाइम था। तो 1942 से 1955 के समय में जो भी कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कहलाया। ठीक है दोस्तों, आपको हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, अगर आपको कंप्यूटर का PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़िए। ठीक है, और इस पर मैसेज करिए कंप्यूटर PDF। ठीक है, क्या मैसेज करेंगे, कंप्यूटर PDF। ठीक है, तब हम आपको जो है गूगल पे या फ़ोन पे का QR कोड या उसका पेमेंट ID भेजेंगे, जिस पर कि आपको 25 रुपया पेड करना है। तब आपको जो है कंप्यूटर का पूरा PDF भेज दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि पार्ट 1 और पार्ट 2 इंक्लूड रहेगा, पूरा क्वेश्चन रहेगा ताकि आपकी तैयारी पूरा हो सके। तो आपकी सुविधा के लिए PDF आपके डिमांड पे बनाया गया है। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप से आप जुड़िए, नंबर यहाँ लिखा हुआ है 98 35 61 16 20। ठीक है, 9835611620। आपको 25 रुपया पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको जो है सारा PDF भेज दिया जाएगा कंप्यूटर का जो भी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और आपको बता दें कि कंप्यूटर का इसमें जो है सवाल कम से कम 300 से 350 सवाल होगा, क्योंकि देख रहे हैं आप एक क्वेश्चन में 3-4 सवाल है, किसी में सिंगल भी है। तो इस तरह से अगर आप टोटल एक अलग कर के काउंट करेंगे तो 350 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर। यहाँ पे देखिए बोला है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, ये बात पूछा गया है। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर बनाया गया था उसमें मेन रूप से इन 3 बातों का जिक्र था कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसमें मशीन भाषा का प्रयोग होता था और पंच कार्ड का प्रयोग होता था, और इसका जो आकार था एक बहुत बड़े कमरे के जैसा होता था। नेक्स्ट, अब सेकंड पीढ़ी में चलेंगे। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर का विशेषता बताना है। तो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर का जो समय काल था 1955 से लेकर 1964 था, और इसमें जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे बारी बारी से कि पहले पीढ़ी में निर्वात ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, इसी तरह से तीसरा, चौथा, पाँचवा सबका अभी हम बताएंगे। तो आप हर एक का याद रखेंगे, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसलिए हम आपको जो है हर चीज़ें एक जगह संग्रह करके बताएं ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो इसमें जो है दूसरी पीढ़ी में संग्रहण के लिए जो है मैग्नेटिक डिस्क और टेप का प्रयोग होता था, और इसका जो उपयोग होने लगा था व्यवसाय में, इसका उपयोग शुरुआत हो गया था। चूँकि ये थोड़ा छोटा आ गया था इस वजह से इसका व्यवसाय में प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट, इसमें देखिए मैग्नेटिक डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो राइट आंसर है आपका आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर का जो समय काल था वो 1965 से लेकर 1974 ईस्वी तक था। ठीक है, इसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया।
जिसको कि हम आईसी कहते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खोलेंगे, जैसे कीबोर्ड को, या फिर कंप्यूटर तो खोलना मुश्किल है, कीबोर्ड अगर टूटा फूटा हो तो जहाँ पे बल्ब जलता है वहाँ पे आप देखेंगे काला ऐसा एक गोल ऐसा आकार का बना होगा, उसी को हम आईसी कहते हैं। या बहुत सारे डिवाइस में आईसी होता है, जो काला कलर का होगा, थोड़ा सा ऊंचा होगा, वो आईसी ही कहलाता है। ठीक है, तो ये जो आईसी का निर्माण किया था उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? जे.एस. किल्डी। ठीक है, और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है याद रखिएगा कि एलएसआई का प्रयोग होने लगा था। एलएसआई का अर्थ होता है आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या है। जब दूसरी पीढ़ी या पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें जो आईसी होता था वो बहुत कम मात्रा में फिट होता था। इसमें क्या हुआ कि एक ही आईसी पर ढेर सारा चिप लगा दिया गया, हज़ारों की संख्या में। तो इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो गया, ठीक है, और प्रोसेसिंग करना भी फास्ट हो गया। तो तीसरी पीढ़ी में आपका एलएसआई का प्रयोग किया गया और रैम का प्रयोग किया गया। अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछ ले कि रैम का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार हुआ है, तो आपको बताना है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चन आपको दिया गया है, सारी क्वेश्चन से अलग अलग टाइप से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे एलएसआई का प्रयोग कब किया गया, तो आपको बताना है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ठीक है, या इसमें ये पूछ ले कि आईसी का बनाने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम है, तो आपको बताना है जे.एस. किल्डी है। तो यहाँ पे हर तरह का क्वेश्चन है और आपको इसको सही रूप से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है एलएसआई का फुल फॉर्म क्या है, तो अभी तुरंत बताए थे, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें बोला है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है का क्या विशेषता है। तो ये पहले इसका जो समय काल है ये जान लेंगे। 1995 से लेकर 2015 तक, मतलब हाल फिलहाल तक जो है चौथा पीढ़ी का कंप्यूटर चलते रहा है। तो अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी जो है इसका थोड़ा सा एडवांस हो गया है। ठीक है, तो इसमें जो है VLSI का प्रयोग किया गया। अभी तीसरी पीढ़ी में क्या था, LSI का प्रयोग किया गया, उसमें हज़ारों चिप लगा होता था। अब इसमें क्या हो गया है कि लाखों चिप लगा होगा। ठीक है, ढेर सारा काम करवाना है तो हर चीज़ के लिए अगर अलग अलग चीज़ें लगाएंगे तो कंप्यूटर फिर बड़ा हो जाएगा, तो कंप्यूटर भी छोटा रखना है। ठीक है, तो इसलिए इसकी संख्या को जो है एक ही जगह पे ढेर सारा चिप को लगाया गया। तो इसमें क्या हो गया, लाखों चिप को लगाया गया। तो याद रखना चौथी पीढ़ी में लाखों चिप को लगाया गया है। ठीक है, और अब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, GUI का विकास हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब इसमें फ़ोटो वगैरह का भी शुरुआत होने लगा। पहले वाले में फ़ोटो वगैरह का काम नहीं होता था, तो इसमें ग्राफिक्स का भी डिज़ाइन किया गया। जैसे गेम वूम खेलना, ये सभी चीज़ में क्या है, ग्राफिक्स का ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग चौथी पीढ़ी में के कंप्यूटर में होने लगा। फिर आ गया इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हो गया। ठीक है, तो चौथी पीढ़ी में बहुत सारे फंक्शन आ गया। ठीक है, जिसको हम लेटेस्ट मान सकते हैं। और इसमें देखिए MS DOS का ऑपरेटिंग सिस्टम आया, MS विंडोज़ का, एप्पल मैक OS और C भाषा का भी आया। हाई लेवल लैंग्वेज का मानकीकरण हुआ। इसका मतलब हुआ कि हाई लेवल लैंग्वेज मतलब हम अपनी भाषा को डायरेक्ट लिखेंगे और कंप्यूटर उस भाषा को अपने रूप में अर्थात मशीन भाषा में चेंज करके हमें रिजल्ट बताएगा। पहले क्या होता था, कंप्यूटर मशीन भाषा समझता था। ठीक है, तो अगर मशीन भाषा कंप्यूटर समझता था तो मशीन भाषा इनपुट के रूप में हमें याद रखना बड़ा मुश्किल होता था। ठीक है, ये सभी लैंग्वेज जब बताएंगे तो वहाँ पे डिटेल से थोड़ा चर्चा करेंगे तो और भी चीज़ें आप समझ पाएंगे। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, कोबल, C++, ठीक है, जावा वगैरह, वो सारा चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए कि चौथी पीढ़ी में जो है हाई लेवल लैंग्वेज का मानकीकरण हुआ। मतलब कि मानकीकरण मतलब हुआ कि हमारी भाषा को जो है वो समझने लगा सही ढंग से, और अपना जो है वो किसी भी माध्यम से ट्रांसफ़र करके समझ रहा हो। जैसे आप समझ सकते हैं, आपको उदाहरण देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इंडियन है, ये तो पता है, और हम लोग हिंदी भाषा जानते हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ पे अमेरिकन है। ठीक है,
इंडियन हिंदी बोल रहा है, अमेरिकन नहीं समझ रहा है, अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा है, इंडियन नहीं समझ रहा है, तो इसके बीच में एक ट्रांसलेटर आ जाता है जो दोनों की बात को समझा के एक दूसरे को बताए। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज आने से यही सुविधा हो गया कि जैसे हम बोले, कंप्यूटर चेंज किया, अपनी भाषा में ले लिया, मतलब मशीन भाषा में ले लिया, उसके बाद इसको प्रोसेस किया, उसके बाद जो आउटपुट दिया हमारी भाषा में दिया। तो ये चीज़ों का विकास हुआ है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में चलेंगे आप। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में देखिए, चौथी पीढ़ी और पाँचवीं पीढ़ी लगभग सेम है, थोड़ा सा उसका जो है अपडेट वर्जन है। ठीक है, तो टाइमिंग तो वही रह जाएगा। इसमें क्या हुआ, अल्ट्रा लार्ज, उसमें लाखों चिप हो रहा था, इसमें ढेर सारा करोड़ों चिप, मतलब उस चीज़ को और बढ़ा दिया गया चिपों की संख्या एक ही जगह चिप पर। ठीक है, और स्टोरेज के रूप में सीडी का विकास हुआ। सीडी आप समझते होंगे, कुछ समय पहले सीडी गोल वाला चक्री चलता था जिसमें फिल्म वगैरह होता था, तो उसमें स्टोरेज होता था, उसमें कुछ भी डाटा स्टोर कर सकते थे, बड़ा ऐसा होता था। ठीक है, अभी वाले में एक्स्ट्रा और क्या बढ़ गया, इंटरनेट, ईमेल, www का विकास हो गया, मतलब इंटरनेट वगैरह आ गया। चौथी पीढ़ी में नहीं था, तो पाँचवीं पीढ़ी में इसमें देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया। मतलब है कि आप जो बोलेंगे उसके बोलने के अनुसार से ये जवाब भी कुछ देगा। ठीक है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कुछ काम जो है समझ के भी आप कर पाएगा कंप्यूटर। जैसे आप कुछ जवाब पूछते हैं तो वो उसी हिसाब से जवाब देता भी है, तो उसे कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि मानव की जो भी बातें हैं उसके हिसाब से जवाब दे। ठीक है, पांचवा विशेषता क्या है कि लैपटॉप और पीसी का आकार जो है बहुत छोटा हो गया, ताकि हम अपने हिसाब से कहीं भी उठा के रख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे विशेषताएं पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में था। अब नेक्स्ट चलेंगे सवाल में। देखिए, इसमें बोला गया है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का क्या नाम था, तो यूनिवैक था, और दूसरा का क्या नाम था, IBM 650, मतलब 650। तो यूनिवैक का 2 नाम था। ठीक है, अधिकांशतः चर्चा यूनिवैक का ही होता है, इसका बहुत कम चर्चा होता है। आप लेकिन दोनों याद रखेंगे, जो ऑप्शन में रहेगा उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट, इसमें बोला गया कोबोल तथा फोर्ट्रान किस तरह के भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये सभी चीज़ें बाद में बता देंगे। देखिए, इसमें बोला गया दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण बताएं, तो दूसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर है उसका नाम है IBM 1401, हनीवेल 200, CDC 1604। नेक्स्ट, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का नाम बताना है, तो IBM सिस्टम 360, NCR 395, बोरो B 6500। नेक्स्ट, इसमें बोला गया चौथी पीढ़ी कंप्यूटर का नाम बताना है, तो IBM PC XT, एप्पल सेकेंड। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर का नाम बताना है, तो अभी जो हम लोग वर्तमान में यूज कर रहे हैं तो वो सभी पीढ़ी के कंप्यूटर में देखिए आता है आपका IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट, ये जब शुरुआत में कंप्यूटर बना था तो उसका नाम दिया गया था मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, के उदाहरण बताना है, तो IBM 370, IBM S390, यूनिवैक 1110, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये बहुत ही आकार में बड़ा होता था, अभी जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें बोला गया मिनी कंप्यूटर का उदाहरण बताना है। ठीक है, तो इसका उदाहरण है AS400, HP 9000, RISC 6000। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है, तो सही उत्तर है आपका एप्पल मैक, IMAC, IBM PS2, IBM कंफर्टेबल लैपटॉप PC। देखिए, हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था यही पूछा गया था, लैपटॉप और PC किस तरह के कंप्यूटर के उदाहरण हैं, तो ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सही उत्तर है आपका सिद्धार्थ। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है
विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? क्रे फर्स्ट 1976 में बनाया गया। ये भी आपका हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। इसमें ये पूछा गया था पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है विश्व का, तो क्रे 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो अभी जो ऊपर देखे थे वो विश्व का था, अब ये भारत का आ गया, तो भारत वाला का क्या नाम है? परम सी डैक। कब बना? 1992 ईस्वी में बना है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर जो किसकी परत होती है? सिलिकॉन की होती है। तो राइट आंसर है आपका सिलिकॉन। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कि माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड कितनी होती है? 1,00,000 संक्रिया प्रति सेकंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रमुख घटक क्या थे? अभी जस्ट ऊपर में आप देखे थे, अगर आपको याद होगा तो यहाँ जवाब कर पाएंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, परम सुपर कंप्यूटर का विकास भारत के किस कंपनी ने किया? तो राइट आंसर है सीडेक। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? राइट आंसर है आपका 1946। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? राइट आंसर है चतुर्थ पीढ़ी का। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है गन्ना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश ने किया? तो राइट आंसर है चीन। ये आपका चीन है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका कंप्यूटर विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? यहाँ पे योगदान होना चाहिए कि कंप्यूटर विकास में जो है सर्वाधिक योगदान किसका था? तो न्यूमान का था, वान न्यूमान राइट आंसर है। नेक्स्ट, अभी हमारा चैप्टर 2 आ गया है जिसमें कि हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए, पहले समझते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है, ठीक है। तो जो हमारी डाटा को कंप्यूटर में एंट्री करता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये तो आप समझ गए। इनपुट डिवाइस, जैसे हम कुछ भी लिखते हैं कीबोर्ड से, तो जो चीज़ हम लिखे उसको क्या किया? कंप्यूटर में डाल दिया, तो वो हो गया क्या? इनपुट डिवाइस। इसी तरह से ये सारे चीज़ें आपका इनपुट डिवाइस है, जिसमें कि कीबोर्ड हो जाता है, ट्रैक बॉल, जॉय स्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, OCR, MICR, OMR, किम्बॉल टैग रीडर, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, टच स्क्रीन, लाइट पेन। अगर आपसे OCR का फुल फॉर्म पूछ लिया तो क्या बताना है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। MICR का फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताएंगे आप? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। OMR का फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताएंगे? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब सब के बारे में आप फिगर के माध्यम से जानेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आपको पता नहीं होगा, इसलिए फिगर के माध्यम से आपको हम बता देंगे तो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। कीबोर्ड तो आप समझते हैं, कंप्यूटर के साथ जो लगा होता है जिस पर आप टाइप वगैरह करते हैं वो तो कीबोर्ड होता है। माउस भी आप समझते हैं, ये दो चीज़ समझ रहे हैं। ट्रैक बॉल के बारे में समझिए, मतलब जो चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, ये है जॉयस्टिक। इसका काम क्या है कि गेम खेलने में प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हैंडल, यहाँ पे कुछ बटन होता है, इसे दबा कर आगे पीछे करते हैं। जैसे आप गाड़ी में आप देखते होंगे गियर चेंज करता है लोग, उसी टाइप का बना होता है, इससे हम गेम खेलते हैं, ठीक है। ये आपका स्कैनर है। स्कैनर तो आप देखे होंगे, प्रिंटर के साथ अटैच होता है। माइक्रोफोन, जिसमें कि हम बोलकर कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको क्या कहेंगे? माइक्रोफोन। ये इसको माइक भी कहते हैं। देखिए, ये आपका वेबकैम है। इसका काम क्या है कि दूर में बैठा कोई अगर व्यक्ति है, अगर आप उसका फ़ोटो देखना चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो उसमें इंटरनेट भी होना चाहिए आपके लैपटॉप में, और ये जो कैमरा है दोनों के पास होना चाहिए। आपके पास भी होना चाहिए, मतलब आपके सिस्टम में भी होना चाहिए और उसके पास भी होना चाहिए, तो आप दोनों का फ़ोटो देख सकते हैं, ठीक है। अगर मोबाइल में देखेंगे तो इनबिल्ट होता है, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है।
ये देखिए बारकोड रीडर है। जैसे आप कुछ भी सामान वगैरह खरीदते होंगे तो उसमें प्राइस लिस्ट वगैरह होता है, इस तरह से लाइनिंग वाइट वगैरह और काली पट्टी के रूप में। तो उसमें कंपनी का नाम, प्राइस वगैरह और उसका डिटेल डाला रहता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, बारकोड रीडर कहेंगे। ये प्रिंटिंग करने के लिए बारकोड रीडर मशीन है और ये चीज़ें जो है सामान पे या उसके बॉक्स पे प्रिंटेड होता है। ठीक है। OCR क्या है, OCR समझेंगे। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मतलब जो आप हाथ से लिखते हैं कुछ भी, जैसे मान लीजिए आप एप्लीकेशन लिखे या कुछ भी, आप उसको चाहते हैं कि कंप्यूटराइज अच्छी राइटिंग में लिखा जाए, तो OCR क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है। जैसे आप स्कैन करते हैं, उस माध्यम से स्कैन करने के बाद, रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको सही रूप में वो लिख लेगा। ठीक है। तो ये हो गया OCR। आगे चलते हैं। ये देखिए MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये क्या होता है कि एक प्रकार का मैग्नेट मतलब चुंबकीय पदार्थ से लिखा हुआ चीज़ होता है जिसको कि मशीन ही रीड कर पाता है। जैसे आप चेकबुक देखे होंगे, चेकबुक में कुछ नंबर होता है नीचे में जो कि मैग्नेट इंक से लिखा होता है, तो वो मशीन रीड कर लेगा कि ये ओरिजिनल है कि सही। ठीक है। किम्बल टैग रीडर ये क्या है, जैसे आप मॉल वगैरह या कहीं जाते होंगे कि वस्त्र वगैरह खरीदने के लिए, तो वहाँ पे देखते होंगे उसमें एक तो इस टाइप का पर्ची होता है जिसमें कि उसका प्राइस वगैरह लगा होता है। तो इसमें जो है वो दुकानदार समझ जाएगा कि कितनी प्राइस का है, इसमें भी कुछ रीडिंग छिपा होता है। ठीक है। तो इसको कहेंगे किम्बल टैग रीडर। OMR तो आप जानते होंगे, OMR शीट पर आप एग्ज़ाम कई बार दिए होंगे। OMR शीट, इसमें क्या है, किसी विशेष पॉइंट जो रंगा हुआ पार्ट होता है उसको कंप्यूटर रीड कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में क्या है कि आप जो बोलेंगे वो कंप्यूटर समझ जाएगा और उसे वो नोट डाउन कर लेगा। तो वह स्पीच रिकॉग्नाइज मतलब हम जो बोल रहे हैं वो चीज़ें वो समझ रहा है, वो चीज़ें लिख रहा है या सेव कर रहा है। फिर वो होगा तो अगर आप ऑन करेंगे माइक को या स्पीकर को तो वो फिर बोलने लगेगा। लाइट पेन तो समझ रहे हैं। ठीक है। ये आपका लाइट पेन है, जो हाथ से लिख रहा है देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइट पेन है। इससे क्या है कि आप छोटे छोटे पार्ट में भी आप कुछ भी काम कर सकते हैं, टच करेंगे तो वहाँ पे टच होगा। तो ये हो गया लाइट पेन। ये है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक माउस की तरह होता है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे गोल ऐसा होता है माउस को मूव करने के लिए, और कुछ नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है, ट्रैक बॉल और माउस। नेक्स्ट, अब तक जो भी देखे थे वो इनपुट डिवाइस था, अब चलेंगे आउटपुट डिवाइस की ओर। आउटपुट डिवाइस क्या है कि जो इनपुट हम डाले थे, ठीक है, उन चीज़ों को आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं या किसी चीज़ पर प्रिंट कर रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, जैसे आप पेज पर उस चीज़ों को आप छाप लेते हैं। ठीक है। जो चीज़ें आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं उसको आप छाप करके आप देखते हैं, तो वो चीज़ें आउटपुट कहलाती है। स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर। यहाँ पे स्पीकर तो आप समझ रहे होंगे, साउंड जिसको कहते हैं, साउंड बॉक्स जिसमें गाना वगैरह बजता है, ये आप समझ रहे होंगे। प्लाटर आप नहीं समझ पा रहे होंगे, प्लाटर समझा देते हैं। प्लाटर क्या होता है, जैसे देखे होंगे आप जिरोक्स मशीन, जिरोक्स मशीन छोटा है, छोटे आकार में जिरोक्स करता है, इसका छोटा पेज ही होता है, आप देखे होंगे किताब कॉपी साइज का ही होता है। प्लाटर क्या होता है, बहुत बड़े साइज में जिरोक्स मतलब प्रिंट करता है। ठीक है। ये सभी इंजीनियरिंग में या फिर चिकित्सालय वगैरह में प्रयोग होता है कि जब बड़ा आकार में छवि प्राप्त करना है या फ़ोटो निकालना है तब प्लाटर का यूज करते हैं। ठीक है। ये सब ज़्यादा इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है कि वहाँ बड़ा बड़ा डायग्राम बनाना है तो उतना बड़ा प्रिंट कैसे करेंगे, तो वहाँ प्लाटर का यूज होता है। ठीक है। प्रोजेक्टर तो आप समझ रहे होंगे, सिनेमा हॉल में आप देखे ही होंगे कि किसी पर्दे पर कैमरा के माध्यम से फिल्म वगैरह या फिर वीडियो वगैरह को उतारा जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोजेक्टर। मॉनिटर जो टीवी के आकार का होता है जिसमें हर चीज़ें आप देख पाते हैं। ठीक है। जैसे लैपटॉप का एक पार्ट होता है मॉनिटर, जिस पर कि आप सारा काम देखते हैं, टाइप करते हैं, तो जो लिखाता है वो मॉनिटर है। नेक्स्ट, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में इससे सवाल किस तरह से बनेगा, पूछ दिया जाएगा कि निम्न में से बताएं कौन सा आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 तो इनपुट वाला दे देगा, 1 तो कोई आउटपुट वाला दे देगा, तो उसमें से आपको ढूंढना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। इसमें बोला है वीडियो का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो अभी जो आप देखे थे कुछ
डिवाइस जो कि इनपुट अलग डिवाइस था और कुछ ऐसा था कि आउटपुट डिवाइस था, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ ऐसा डिवाइस है जो कि दोनों है, मतलब इनपुट भी वो कहलाएगा और आउटपुट भी कहलाएगा, जैसे मॉडेम। ठीक है, मॉडेम के बारे में समझाएंगे कि मॉडेम क्या होता है। टच स्क्रीन टच करते हैं तो ये इनपुट हो गया, और बाहर जो उससे वीडियो वगैरह देखते हैं वो आउटपुट कहलाएगा, तो टच स्क्रीन हो गया। हेडसेट्स मतलब होता है कि जिसमें कि आप देखे होंगे वीडियो वगैरह, टीचर सब जब पढ़ाते होंगे तो उसके माथे में देखेंगे हेयर बेल्ट के रूप में लगा होता है, और आगे में माइक होता है और कान में सुनने वाला होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेडसेट्स कहते हैं। ठीक है, फैक्स जो है आपका एक प्रकार का जीरोक्स मशीन होता है। ठीक है, इसमें किसी भी चीज़ को आप मेल के मतलब फैक्स से जो है भेज भी सकते हैं, वो होता है फैक्स। ये भी एक जीरोक्स टाइप का ही मशीन होता है, उसमें भी कुछ भी जैसे चीज़ लिखी होती है उन चीज़ों को आप भेज सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप समझ गए। मॉडेम एक छोटा ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कि सिम डाल के लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, आप देखे होंगे मॉडेम। ठीक है, ये इस टाइप का मॉडेम होता है और यहाँ पे इस तरह से सिम डाला जाता है, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा USB केबल पार्ट होता है जो कि कनेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अब इनपुट डिवाइस में भी चलेंगे, कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। ठीक है, कीबोर्ड से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो अगर पूछा जाए आपसे कि कीबोर्ड में कितने तरह का बटन होता है तो आपको बताना है 5 टाइप का होता है। ठीक है, किस किस टाइप का होता है ये आप देख लीजिए। अल्फ़ाबेट में A से Z तक आएगा। ठीक है, न्यूमेरिक की में आता है आपका 0 से 9 तक, और प्लस माइनस गुना भाग। ठीक है, फंक्शन की आता है, इसकी संख्या 12 है। कर्सर कंट्रोल की जो एरो वाला होता है, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे, उसको हम कहते हैं कर्सर कंट्रोल की। ठीक है, 5वां है आपका स्पेशल पर्पस की, इसमें जैसे कैप्स लॉक आ जाता है, नम लॉक मतलब होता है नंबर लॉक। अगर इस बटन को दबा देंगे तो नंबर लिखना बंद कर देगा, फिर इसी को दबाएंगे तो फिर नंबर लिखना शुरू कर देगा। शिफ्ट की, इंटर की, टैब की, एस्केप की, स्पेस बार, डिलीट की, कंट्रोल की, PS की, SL की, PB की। PS मतलब होता है प्रिंट स्क्रीन, जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, SL ये सभी सारे की के बारे में आगे देख लेंगे, क्वेश्चन में आएगा भी। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आप समझ गए कि कीबोर्ड में इतना टाइप का की होता है। अगर कीबोर्ड में पूछा जाए कि टोटल की कितना होता है तो 102 से लेकर 105 होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो भी आएगा तो आप आंसर कर दीजिएगा। बहुत सारे कीबोर्ड में 102 की ही रहता है, किसी में 104 भी होता है, किसी में 105 भी होता है, तो इसलिए हम लिख दिए यहाँ 102 से 105, जैसा ऑप्शन आएगा वैसा आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। इसमें बोला गया कंप्यूटर कीबोर्ड में फंक्शन की कितना होता है, अभी जस्ट पहले देखे थे 12 होता है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका कंट्रोल शिफ्ट आल्ट को किस कुंजी के नाम से जाना जाता है, तो मॉडिफायर की कहते हैं इसको। यह भी हाई कोर्ट में ये सवाल आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह भी क्वेश्चन बता दिए थे कीबोर्ड में कितना की होता है, 101 से 105। नेक्स्ट देखिए, 60 नंबर सवाल में बोला गया PS की का प्रयोग किस लिए किया जाता है, प्रिंट स्क्रीन। जब आप कीबोर्ड देखेंगे तो राइट साइड आप देखेंगे सबसे ऊपर में PS की है, SL की है, PB की है सबसे ऊपर में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे जब कीबोर्ड आप देखेंगे। तो यहाँ देखिए SL की का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो टेक्स्ट या रन को जो है प्रोग्राम को अस्थायी रूप से रोकने के लिए प्रयोग करते हैं या चालू करने में। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, माउस का आविष्कार किसने किया है, तो डगलस C एल्बर्ट ने किया है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला प्रिंटर का क्या नाम है, डॉट मैट्रिक्स है। अभी हम आपको प्रिंटर के बारे में समझा देंगे। ठीक है, ये आ गया है एक क्वेश्चन, आपको हम डिटेल से अभी हम प्रिंटर समझाएंगे। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है ट्रैक बॉल किस डिवाइस के जैसा होता है, अभी जस्ट फिगर में आपको हम बताए थे, जिसके ऊपर जो है गोल वाला बॉल लगा होता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है, इस तरह का माउस होता है, ये राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक, यहाँ पे बॉल लगा हो तो ट्रैक बॉल कहेंगे, और व्हील लगा हो तो माउस कहेंगे, तो दोनों सेम होता है। तो इसका आंसर समझ गए, ट्रैक बॉल माउस के जैसा होता है। नेक्स्ट देखिए,
सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी मतलब पहले समझिए, उसके बाद आउटपुट, उसके बाद आपको हम आउटपुट समझा देते हैं, या हार्ड कॉपी क्या है ये समझा देते हैं, ठीक है। देखिए प्रिंटेड आउटपुट यहाँ है। देखिए सॉफ्ट कॉपी क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ एप्लीकेशन आप टाइप किया लैपटॉप पे, तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, जो स्क्रीन पर आप लिखे हैं, ठीक है, या देख रहे हैं, वो आपका हो गया क्या? सॉफ्ट की, ठीक है, सॉरी सॉफ्ट कॉपी, वो आपका क्या हो गया? सॉफ्ट कॉपी। जब उसी चीज़ को प्रिंट करके बाहर निकाल लिए तो वो हो गया क्या? हार्ड कॉपी। समझ गए? तो हार्ड कॉपी क्या हो गया? एक तरह से प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला है, प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को किस नाम से जाना जाता है? ये भी जस्ट पहले बताए थे, बारकोड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आप मान लेते हैं, जैसे ये कर्सर देख रहे होंगे, ये मान लिया जाए एक स्क्वायर है, ठीक है, और जब इसको डायगोनल मतलब विकर्ण के रूप में मापते हैं उसे कहा जाता है डायगोनली, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बोला गया पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के नाम से किसे जाना जाता है? माउस को। माउस सही उत्तर है। नेक्स्ट मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर है 2 प्रकार के होते हैं, CRT और TFT। दोनों के बारे में समझते हैं, TFT क्या है, CRT क्या है। तो पहले आप देखेंगे मॉनिटर एक टीवी के जैसा होता था, पीछे निकला हुआ रहता था, ठीक है। CRT मतलब हुआ कि कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, CATHOD कैथोड रे ट्यूब, इसमें ट्यूब लगा होता था इसलिए पीछे निकला हुआ रहता था, ठीक है। और TFT हो गया अभी जो वर्तमान में चल रहा है, पतली वाली, ठीक है, ये सीधा दीवार में जाके चिपक जाता है, मतलब सट जाता है, जैसे लैपटॉप हो गया, ये सब TFT हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है OMR क्या है? OMR अभी तुरंत बताए थे कि विशिष्ट स्थानों पर डाले गए चिन्ह को पढ़ता है, जैसे वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका। नेक्स्ट OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी बताया गया है। नेक्स्ट देखिए प्लाटर के बारे में बोला गया है कि प्लाटर क्या है, अभी तुरंत बताए थे, ग्राफ तथा रेखा चित्र प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए मोडेम क्या है, यह डेटा रिसीव करता है और सेंड करता है। नेक्स्ट इसमें बोला गया हेडसेट्स क्या है, तो इसमें स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों लगा होता है। नेक्स्ट फैक्स क्या है, या स्कैनर तथा प्रिंटर का संयोजन, मतलब इसमें स्कैन भी होता है और प्रिंट भी होता है, दोनों काम होता है। आप किसी को इसमें मैसेज भी भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैक्स भेजने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? टेलीफोन लाइन, मोडेम और कंप्यूटर। नेक्स्ट इसमें बोला गया माउस में लगे व्हील का प्रयोग किस लिए होता है? राइट आंसर है स्क्रॉल करने में। नेक्स्ट इसमें बोला गया कंप्यूटर को ऑन तथा ऑफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही राइट आंसर हो जाएगा आपका बूटिंग। ये भी क्वेश्चन हाई कोर्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट इसमें बोला गया ट्रैक बॉल क्या है? अभी तुरंत बताएं, माउस के जैसा होता है, व्हील की जगह बॉल लगा होता है, तो ये तो आप जान ही रहे होंगे। नेक्स्ट 80 नंबर सवाल में देखेंगे कैड तथा कैम का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। ये भी चीज़ें आपको हम बताएंगे कैड और कैम क्या है। वैसे कैड के बारे में जान लीजिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट जॉयस्टिक क्या है? ये गेम खेलने में प्रयोग किया जाता है, ट्रैक बॉल की तरह होता है, बॉल की जगह पे क्या होता है? छड़ी लगा होता है। देखिए जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ होता है? वीडियो गेम खेलने में। ये सब सवाल बताया हुआ है, फिगर में भी समझा दिए थे। माइक्रोफोन क्या है? ये भी बता दिए थे, आवाज़ रिकॉर्ड करने में होता है। नेक्स्ट वेबकैम क्या है? इंटरनेट पर फोटो देखने वाला डिजिटल कैमरा, ये भी बता दिए थे। नेक्स्ट बारकोड रीडर क्या है? ये भी समझा दिए थे, ये भी आप समझ लीजिए। वस्तु के ऊपर मूल तथा डाटा अपडेट वाली काली पट्टी होती है, उजली और काली पट्टी, ठीक है। इसमें देखिए बोला OCR क्या है?
ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, निशान दोनों होता है, ठीक है। कहीं कहीं आप देखेंगे रीडर भी लिख दिया जाता है, तो वो भी सही है, और रिकॉग्निशन भी सही है। तो इसमें क्या होता है, हाथ से लिखा डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप देना। नेक्स्ट, MICR के बारे में भी समझा चुके हैं। इसमें क्या होता है, खास चुंबकीय स्याही से लिखा होता है, वही अक्षर ये लोग पढ़ पाता है। चेकबुक पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, LCD का पूरा नाम बताना है, तो राइट आंसर होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट, अब चैप्टर नंबर 3 आया, जिसमें कि प्रिंटर के बारे में समझेंगे, ठीक है। मार्केट में बहुत तरह का प्रिंटर देखते होंगे, तो प्रिंटर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से टेक्स्ट या ग्राफिक्स की हार्ड कॉपी तैयार करता है, ठीक है। मतलब प्रिंट करके बाहर निकलता है, जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ठीक है। हार्ड कॉपी भी समझा दिए कि हार्ड कॉपी क्या है, ठीक है। तो अब चीज़ें जो है आपको हर बात, इसका टेक्निकल चीज़ बल्कि जितनी भी बात है वो धीरे धीरे आपको हर बात समझ में आ जाएगी। आप जिन जिन चैप्टर को पूरा पढ़ते जाएंगे आपको जो है हर वर्ड क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, स्किप मत करिए। अगर स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी, ठीक है। तो प्रिंटर के बारे में समझते हैं कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर 3 तरह का होता है। पहला कैरेक्टर प्रिंटर, इसमें जो है कैरेक्टर समझते हैं, जैसे एप्पल लिखें, ठीक है। तो इसमें 5 कैरेक्टर हो गया, 1 2 3 4 5, ये हुआ कैरेक्टर, ठीक है। तो इसमें जो है प्रति सेकंड 200 से 450 कैरेक्टर प्रिंट होता था एक बार में, इसीलिए इस प्रिंटर का नाम रखा गया कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे इसमें लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में क्या है कि जैसे आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं कुछ भी, तो एक बार में यहाँ से यहाँ तक प्रिंट कर लेता था, फिर दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, ठीक है। तो वो क्या कहलाया आपका लाइन प्रिंटर। ये थोड़ा कैरेक्टर प्रिंटर से थोड़ा तेज़ था, इसमें कम समय में ज़्यादा प्रिंट कर पाता था, ठीक है। ये हो गया आपका लाइन प्रिंटर। तीसरा हो गया आपका पेज प्रिंटर, ये एक बार में जो है पूरा पेज प्रिंट कर लेता था। तो आप प्रिंटर के बारे में समझ गए। अब जो प्रिंटर यूज होता है, इसका अपडेट वर्जन प्रिंटर आया है, ठीक है। अब हम लोग जो है ये वाली प्रिंटर यूज़ नहीं करते हैं, इसका अपडेट वर्जन, वो भी अभी हम देखेंगे आगे चल के। देखिए ये अपडेट प्रिंटर, तो इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है। इंकजेट प्रिंटर पहला है, आधुनिक प्रिंटर का पहला प्रकार इंकजेट प्रिंटर है। ये आप प्रायः सभी के दुकानों में देखते होंगे, इंकजेट प्रिंटर ही रहता है, ठीक है। ये सस्ता थोड़ा होता है, ठीक है। यह इंकजेट प्रिंटर जो है इंक के तकनीक पर काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्टिज की सहायता से इंक छिड़का जाता है, इसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों कम होती है, इसमें धीरे धीरे प्रिंट होता है, ठीक है। जैसे जीरोक्स आप कराते होंगे तो धीरे धीरे होता है। और दूसरा है लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर बहुत फास्ट होता है, वो एकदम फटाफट प्रिंट करके बाहर कर देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, लेजर प्रिंटर। ये थोड़ा महंगा भी होता है, इसकी गुणवत्ता और स्पीड जो है बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तीसरा देखते हैं थर्मल प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर दोनों देखने में एक ही जैसा होता है, ठीक है। बस इसमें उसका काम से पता चल जाएगा कि तेज़ी से काम कर रहा है तो लेजर प्रिंटर है, धीरे धीरे काम कर रहा है तो इंकजेट प्रिंटर है, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं थर्मल प्रिंटर। इसमें क्या है, एक विशेष प्रकार का राउंडेबल पेज लगा होता है, घुमा हुआ घुमावदार पेज होता है लगा हुआ, ठीक है। इस टाइप का रील का टाइप का लगा होता है। जैसे ATM में आप पैसा निकालते हैं तो एक पेज निकलता है, उसमें थर्मल प्रिंटर ही अंदर में लगा होता है। या फिर अभी आप देखते होंगे बिजली बिल आता है तो वो थोड़ा सा प्रिंट निकाल के देता है एक रसीद के रूप में, वो भी थर्मल प्रिंटर ही है, ठीक है। या फिर आप किसी बस या गाड़ी में सफ़र करते होंगे तो वहाँ बिल वगैरह बना के निकाल के देता है। या फिर आप दुकान में भी देखते होंगे ये सभी चीज़ें, जहाँ बिल निकाल के देता है, वो एक थर्मल प्रिंटर है। उसमें क्या हीट के माध्यम से पेज पर प्रिंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा चैप्टर अब आया है, जिसमें कि मेमोरी के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो मेमोरी तो आप जान रहे हैं, कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर करता है वही मेमोरी कहलाता है। तो पहला सवाल भी इसी से है, मेमोरी क्या है, डाटा संग्रह करने की युक्ति है। नेक्स्ट हम मेमोरी के बारे में जानेंगे और मेमोरी का प्रकार समझेंगे। तो मेमोरी के बारे में आप जान चुके हैं, मेमोरी का प्रकार समझेंगे कि मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे
डायग्राम से बताया गया ताकि आपको समझने में आसान हो। मेमोरी मेन रूप से दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी जिसका कि दूसरा नाम है मेन मेमोरी, ठीक है। और आपका जो दूसरा मेमोरी है उसको कहते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी दो टाइप का हो गया, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी भी जो है 3 टाइप का होता है, नॉन वोलेटाइल, कैश, वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल को अस्थाई मेमोरी कहते हैं, कैच एक अलग प्रकार का मेमोरी है, इसके बारे में भी बताएंगे। और अस्थाई मेमोरी जिसमें कि डाटा स्टोर स्थिर रूप से नहीं रहता उसको हम क्या कहेंगे, अस्थाई, ठीक है। अस्थाई मेमोरी आपका रैम कहलाता है और अस्थाई मेमोरी रोम कहलाता है, ठीक है। रोम के साथ साथ प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम ये सब भी जो है रोम के ही जैसा होता है मेमोरी, ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि रोम किस तरह का मेमोरी है तो क्या बोलेंगे, अस्थाई मेमोरी है। और रैम किस तरह का मेमोरी है, वो अस्थाई है, ठीक है। और कैश जो है किस तरह का मेमोरी है, ये भी आपका वो अस्थाई मेमोरी है। तो रैम और रोम में आप कंफ्यूज ना कर जाए, इसके लिए आपको हम समझा देते हैं। जैसे आप मोबाइल ख़रीदते हैं तो आप मोबाइल में क्या देखते हैं कि 464 चाहिए चाहे 232 चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि 464 वाला आप मोबाइल लिए, तो ये जो 4 है ये हो गया आपका रैम, ठीक है। और 64 जो हो गया आपका रोम, ये हुआ स्टोरेज, इसी में आपका वीडियो गाना वगैरह सब रहता है। और ये जो रैम है मोबाइल को वर्किंग करने के लिए जो स्पेस रहता है वो होता है रैम। तो रैम होता है कम और ये होता है ज़्यादा महंगा, इसी वजह से ये रैम कम दिया जाता है। जितना ज़्यादा रैम बढ़ेगा उतना मोबाइल का रेट बढ़ेगा। आज ये जो 64 GB रैम रोम है, इसके जगह आप चाहें तो बाहर से आप मेमोरी कार्ड भी लगा के इसका काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तब दोनों चीज़ें समझ गए। और कैश मेमोरी क्या करता है, आप जो काम बार बार कर रहे हैं कंप्यूटर पर या सिस्टम में, तो कैश मेमोरी बीच में एक मीडिएटर का काम करता है जो दोनों के कामों को बहुत फास्ट कर देता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे कोई दूसरा बंदा है, आप चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ पे लेटर तुरंत पहुँच जाए, तो बीच में एक ऐसा बंदा है जो कि ये बाइक से जाता है और यहाँ से यहाँ डेली अप डाउन करता है या बहुत फास्ट से करता है। तो आप यहाँ से यहाँ पहुँचाने में ज़्यादा वक्त का टाइम लगाएंगे, इससे अच्छा है कि आप इसको दे दीजिए, ये यहाँ से यहाँ दे देगा। फिर आपको मांगना हो तो यहाँ से यहाँ चलाएगा, यहाँ से यहाँ। तो ये जो मीडिएटर का काम करता है वो होता है कैच मेमोरी का। मतलब जो काम आप ज़्यादा कर रहे हैं वो चीज़ें रोम में ना जाकर रैम में रह जाता है और काम को तेज कर देता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इस तरह से आप यहाँ समझिए। अब सेकेंडरी मेमोरी का कुछ उदाहरण है जिसमें कि आपका हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, DVD, फ्लैश मेमोरी आता है, ठीक है। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। देखिए मेन मेमोरी कितना प्रकार का होता है, 3 तरह का होता है, अस्थाई, अस्थाई और कैश। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, वो अस्थाई मेमोरी का नाम बताएं, तो कैश और रैम ये क्या है, वो अस्थाई मेमोरी है। हाई कोर्ट में ये वाला सवाल आया था कि कैश किस टाइप का मेमोरी है, ठीक है। देखिए फ्लॉपी डिस्क कितने आकार में बनाया जाता है, तो 3 आकार में बनाया जाता है, 8 इंच, 5.25 इंच, 3.5 इंच। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है DVD का पूरा नाम क्या है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। और इसी का दूसरा फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क, जो ऑप्शन में रहेगा वो आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, बाहर से यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रैम या रोम किस प्रकार का मेमोरी है, मेन मेमोरी कहलाता है, तो मुख्य मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, रैम में, इसीलिए इसको जो है हम वो अस्थाई मेमोरी कहते हैं, ठीक है। वो अस्थाई मतलब इसमें टिकता नहीं है, सब कुछ डिलीट हो जाता है। तो इसी वजह से जो है स्थिर करने के लिए डाटा को क्या लाया गया है, रोम लाया गया। नेक्स्ट,
CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये भी रोम का ही रूप है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो राइट आंसर है बाइट। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है? तो राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। ये शुरुआत में भी समझाए थे। ये इनपुट और आउटपुट के बीच जो काम करता है तो वो आपका प्रोसेसिंग कहलाता है, और माइक्रो इसलिए नाम दे दिया गया है कि अब चूँकि ये चीज़ें बहुत छोटी हो गई है तो इसको माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, DVD किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है PC और लैपटॉप किसके उदाहरण है? माइक्रो प्रोसेसर के उदाहरण है। नेक्स्ट, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है मॉडेम का कार्य क्या है? ये आपको हम पहले भी बता दिए थे कि इंटरनेट से कंप्यूटर को जोड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़, ये टेलीफोन लाइन के द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है बिट। नेक्स्ट, निब्बल क्या है? 4 बिट का समूह है। नेक्स्ट, बाइट क्या है? 8 बिट का समूह है। नेक्स्ट, शब्द क्या है? बिट्स का जो समूह होता है वही कहलाता है शब्द, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखिए मेमोरी का माप के बारे में जानेंगे, कितने मेमोरी में कितना क्या होता है वो सारे चीज़ें सीखें। जैसे 4 बिट्स में 1 निब्बल होता है, 8 बिट्स में 1 बाइट होता है, 1024 बाइट्स में 1 किलो बाइट होता है, 1024 किलो बाइट में 1 MB होता है, 1024 MB में 1 गीगाबाइट होता है, जिसको कि हम GB कहते हैं, ठीक है। 1024 GB में 1 TB होता है, जिसे हम टेराबाइट कहते हैं, ठीक है। 1024 TB में 1 पेट्टाबाइट होता है, 1024 पेट्टाबाइट में 1 एक्साबाइट होता है, 1024 एक्साबाइट में 1 जेट्टाबाइट होता है। अब जानेंगे यहाँ पे जो पीला कलर में मार्किंग किए हैं इसके बारे में, कि यहाँ पे आप बोलेंगे 1024 GB में 1 TB हो रहा था, तो यहाँ पे 1000 GB में 1 TB क्यों लिखें? तो देखिए आपको हम बता देते हैं, कंप्यूटर जो है अधिकांशतः चीज़ें बाइनरी सिस्टम में समझती है। तो जब हम बाइनरी में माप करते हैं तो 1024 GB में 1 टेराबाइट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब डेसिमल फॉर्मेट में जब इसका मान पूछा जाए तो सबको जो है शून्य के रूप में मापते हैं, ठीक है। ये 24 जो आखिरी वाला है ये नहीं प्रयोग करते हैं। डेसिमल में क्या आता है? 0 के रूप में आता है, तो 1000 GB बोलेंगे। अब बाइनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 के घात चलता है, चाहे 2 के 3, 2 के 5 जो भी है, तो 2 को जब तोड़ेंगे तो 1024 के गुणज के फॉर्मेट में आएगा। इसीलिए जो है बाइनरी सिस्टम में 1024 के फॉर्मेट स्टोरेज को मापा जाता है, ठीक है। डेसिमल में चूँकि भाग देते हैं डेसिमल में तो नीचे 0 आ जाता है, जैसे 1.25 है तो पॉइंट हटाते हैं तो 0 आता है, तो इसलिए इसको 0 के फॉर्मेट में मापते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत कम पूछी जाती है डेसिमल वाला, लेकिन आपको बता दिए कभी अगर इस तरह से आता है तो ये मत समझिएगा कि ये गलत है, ठीक है। तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आपको हर एक चीज़ का जानकारी हो ताकि आप किसी भी चीज़ से पीछे ना रहें, ठीक है। ये अब हमारा जो है चारों चैप्टर समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तब उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर सारे पार्ट का वीडियो देखिए कंप्यूटर का, ताकि आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए आपका काफ़ी महत्वपूर्ण हो, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल एग्ज़ाम, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे निवेदन है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अब आपसे अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।